गुवाहाटी का अर्थ क्या होता है? आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा कैसे प्रदान की जा सकती है? अभी लेबर कोड्स जो सरकार लेके आई है, जी इस पर ट्रेड यूनियंस की कुछ आपत्तियां हैं। किन किन मामलों पर आपत्तियां हैं उनको? मैडम, Come in. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Have a seat. थैंक यू। Your medium of communication would be हिंदी और इंग्लिश? हिंदी। हिंदी में बात करेंगे। जी सर। आपने अपने फॉर्म में ये बताया है कि आपने लेबर एंड सोशल वेलफेयर सब्जेक्ट से ये मेंस दिया है। जी सर। ठीक है। और आप मूलतः पटना के ही रहने वाले हैं? नहीं सर, मैं मूलतः मधुबनी का रहने वाला अच्छा, हूँ। आप मधुबनी के रहने वाले हैं। जी ठीक है। तो बाकी सूचनाएं बताएं। आपने ग्रेजुएशन किस विषय में किया? सर, मैंने ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया। बीटेक किया है? जी सर। कहाँ से? आईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी से। जी सर। ठीक है। कब किया? 2018 में सर। ओके। कैंपस प्लेसमेंट तो वहाँ बहुत अच्छा होता है। सर मैं प्लेसमेंट में सर नहीं बैठा था। क्यों? सर मैं जब थर्ड ईयर में था सर, उसी समय सर मैं डिसाइड किया था कि मैं सिविल सर्विस का तैयारी अरे ज़्यादातर लोग थर्ड ईयर में क्यों डिसाइड करते हैं, सेकंड या फर्स्ट ईयर में क्यों नहीं? सर उस समय तक सर जैसे हम कॉलेज में जाते हैं तो बहुत सारा एक्टिविटी होता है सर, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जब थर्ड ईयर में आते हैं सर, उसी समय प्लेसमेंट की बातें चल रही हैं। हाँ सर। तो उसी वक्त दिमाग में आता है कि प्लेसमेंट में जाएं कि न जाएं। जी सर। ठीक है। तो गुवाहाटी का अर्थ क्या होता है? गुवाहाटी सर, सॉरी सर इसका, इस शहर में आप 4 साल रहे, क्यों जी। उसका नाम ऐसा हुआ? सॉरी सर इसका जानकारी गुवाहाटी में एक तीर्थ स्थल है। नहीं। जी सर। कौन सा? सर माँ कामाख्या का सर मंदिर है वहाँ पे। अच्छा, इस तीर्थ के पीछे की कहानी क्या है, क्यों वहीं पर है? सर ऐसा माना जाता है सर, वो वहाँ सर माँ सती का सर जब उनको सर उनके पति का अपमान किया गया था, तो वो अपने पिता के घर गई थी। तो उसी समय सर वो आग में सर वो कट गई, तो उसका कुछ हिस्सा सर आग वहाँ में पे कोई गिरा। कटता है? नहीं, वो आग में जल गई? हाँ, जल गई। उनके बाद सर उनको सर एक ऐसा मतलब कहानी है सर, जो बहुत सारा उनका सर पार्ट हुआ बाय चक्र से। तो ऐसे पार्ट कैसे हो गया? सॉरी सर इस कहानी का सर एग्जैक्ट अच्छा, हमको पूरी नहीं कहानी नहीं सुनी है? पता। नहीं सर। उनके मृत शरीर को लेकर शिव जी तांडव कर रहे थे। जी। उसी प्रक्रिया में उनके शरीर के अलग अलग अंग टूट टूट के अलग अलग इलाके में गिरे। कितने ऐसे स्थल माने जाते हैं? सर जितना सर मुझे जानकारी 51 सर ऐसे माना जाता है सर। अच्छा, तो 51 ही क्यों है? 70 क्यों नहीं, या 31 क्यों नहीं? सॉरी सर इसकी जानकारी साइंस के नहीं। विद्यार्थी हैं, हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढना तो साइंस वालों का मूल कर्तव्य है। सॉरी सर, अभी सर मुझे इसकी जानकारी अच्छा, नहीं। कोई बात नहीं। आपकी जॉब प्रेफरेंसेस क्या है? सर मैं पहला सर प्रेफरेंस सर बिहार प्रशासनिक सेवा है, दूसरा पुलिस सेवा, बिहार पुलिस सेवा, और तीसरा बिहार शिक्षा सेवा। ठीक है। तो बिहार प्रशासनिक सेवा, ये जो सेवा है, इसकी शुरुआत कब मानी जाती है? कोई इसकी हिस्ट्री पढ़ी है आपने? सॉरी सर मैं अभी नहीं पढ़ा। क्या कभी ऐसा रहा होगा कि बिहार प्रशासनिक सेवा को बंगाल प्रशासनिक सेवा कहते होंगे? सॉरी सर इसका जानकारी नहीं है। क्या कभी बिहार और बंगाल एक साथ थे? जी सर। तो जब कब तक थे? 1912 में सर अलग हुआ बिहार। और कब एक साथ हो गए? या शुरू से एक साथ थे, या कभी बीच में दोनों एक साथ हो गए, पहले भी अलग अलग थे? सर इसका एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं है सर, लेकिन अगर मुगल काल से सर एक साथ थे, जब मुगल काल में सॉरी सर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। कोई बात नहीं। अब आपने चूंकि लेबर एंड सोशल वेलफेयर विषय ले लिया है, जी सर। तो ये बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है, कब बना और इसका मूल कार्य क्या है? सर ILO का जो सर स्थापना था सर, वो मुख्य रूप से सर जो श्रमिक हैं सर और जो नियोजक हैं, उनके बीच में जो संबंध है सर, उनका विनियमन के लिए हुआ था। और जो नियोजक थे सर, वो श्रमिकों पर सर कई तरह से सर मतलब अत्याचार कर रहे थे। वो कार्य के घंटे या फिर मजदूरी, इस सब से सर उसको बचाने के लिए, साथ ही सर औद्योगिक संबंध जो है वो अच्छा बना रहे, जिससे सर तो ये कब बना था? ILO बना कब? ILO का गठन सर 1948 नहीं, और पहले बन गया था। UN के पहले, UN की सबसे पुरानी विशेष अच्छा सॉरी सर 1919 में बना। 19 बना था। ठीक है। तो आपको पता ही है कि UN के कुछ ऑर्गन्स होते हैं और कुछ स्पेशल एजेंसीज होते हैं। जी सर। कितने ऑर्गन्स हैं? एग्जैक्ट सर अभी याद नहीं आ रहा, 6 हैं शायद सर। हाँ, 6 ठीक कह रहे हैं। अब उन 6 का नाम बता पाएंगे? सर सॉरी सर अभी मैं। अच्छा, इनकी स्पेशल एजेंसीज भी है। जी। स्पेशल एजेंसीज सामान्यतः UN के किस ऑर्गन से जुड़ी हुई हैं, किसकी एफिलिएटेड है?
सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। अच्छा, तो ILO है, जी क्या भारत ILO का सदस्य है? क्या उसके गाइडलाइन को फॉलो करता है? जी सर। करता है। जी तो अभी जो लेबर कोड 4 बने हैं, जी सर। क्या माना जाए कि ILO के ही नए गाइडलाइन से तालमेल बिठाने के लिए बनाए गए हैं? हाँ, सर भारत जो है सर ILO का सर जो अधिसूचना अभी समय होता है सर, उस सब को फॉलो करने का सर शुरू से ही प्रयास किया है जब से उसका गठन हुआ है। और कुछ कुछ सर ऐसी कंडीशंस हैं जो ILO में सर उसको बस भारत सरकार फॉलो नहीं करती है। लेकिन सर अभी जो सर लेबर कोड आया है सर, वो बहुत सारा कई ऐसा था कि लेबर एक्ट था उसको सर जिसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हो गई थी। जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे किस बालक का परिभाषा है वो सर बहुत सारे एक्ट में अलग अलग थे, और काम के घंटे हैं, इस सब से रिलेटेड, तो उसको सर समायोजित करने के लिए सर ये 4 कोड लाया गया है। अच्छा, UN की जो महासभा है, जो कि उसके सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन माना जाता है, जनरल असेंबली, जी, उसकी बैठकों को की अध्यक्षता करने के लिए एक व्यक्ति को हमेशा 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। जी। क्या कभी कोई महिला भी अध्यक्ष चुनी गई है महासभा में? सॉरी सर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है सर। एक बार सर अभी रिसेंट सर एक चुना गया था। और क्या कभी कोई भारतीय महिला भी उसके अध्यक्ष हुई है? सॉरी सर, ये याद नहीं आ रहा मुझे। कोई बात नहीं, इत्तेफाक से अभी भी एक महिला ही उसके अध्यक्ष हैं, और एक भारतीय महिला बहुत पहले 53 में उसके अध्यक्ष चुन ली गई थी। वो पहली महिला थी जो कि UN के शीर्ष पद पर पहुंची थी। ठीक है, अब ये बताएं कि चूंकि श्रमिक विवादों से ही बचने के लिए ये कानून बनाए गए हैं ताकि औद्योगिक शांति बनी रहे, औद्योगिक प्रगति सुचारू रूप से चले। अब बिहार सरकार बड़ा ध्यान दे रही है औद्योगिक विकास पर, तो ये जरूरी है कि श्रमिकों और औद्योगिक इकाइयों के प्रबंधकों में विवाद न हो। जी। बिहार में ऐसा कौन सा बड़ा औद्योगिक समूह है या उद्योग है जो इसी तरह के श्रमिकों विवाद के वजह से बंद ही हो गया और हजारों लोगों का रोजगार भी खत्म हो गया और बिहार का GDP भी उस वक्त से कम हो गया? सर जितना मैं सर याद कर पा रहा हूँ सर, जो चीनी मिल्स थे सर, वो बंद हो गए थे सर। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के जो विवाद थे सर आपसी, जो रोजगार से संबंधित, उनकी शर्तों से संबंधित। एक डालमिया समूह के कारखाने हुआ करते थे। जी सर। कहाँ थे ये? सर रोहतास में, डालमिया नगर में। डालमिया नगर में किस किस तरह के कारखाने उस समूह में थे? सर वहाँ सर सीमेंट का सर उत्पादन होता था। सीमेंट का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था। जी सर। और सर वस्त्र का सर, वस्त्रों का सर। कपड़ा का तो नहीं था वैसे, फिर भी सर डालमिया नगर में सर कपड़ा का भी। जी सर। ठीक है, और क्या था? क्या कोई कागज़ फैक्ट्री भी थी? जी सर, रोहतास में सर खनिज के साथ साथ सर ये कागज़ का भी सर वहाँ उत्पादन होता था। कोई वनस्पति घी भी बनती थी उधर? सॉरी सर, इसका सर मुझे ध्यान नहीं है। डालडा नाम से? जी सर, बिहार में डालडा का सर उत्पादन होता था, लेकिन मुझसे एग्जैक्ट जगह का सर। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए, एक टर्म है सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक अभियांत्रिकी, सुना है आपने? क्या होता है? जी मैम। बताइए। मैम इसका तात्पर्य ये रहता है कि जो समाज के लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या जान रहे हैं, उनको क्या ऐसा किया जाए जिससे उनका हित हो, भला हो, इसी को मैडम। तो ये टर्म कब अस्तित्व में आया, किस सिलसिले में, क्या संदर्भ है इसका? मैम मुझे जितना भी याद आ रहा है कि इसको मैं अभी रिसेंटली मोदी जी के बारे में ऐसा कहा जा रहा है, माननीय मोदी जी के बारे में, कि उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की हुई है, इसके कारण जो उनकी बातें हैं वो जनता को ज़्यादा पसंद आती है। देखिएगा आप इसके बारे में समझ थोड़ी सी बनाने की ज़रूरत है। आप मुझे ये बताइए कि इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट होता है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, वो क्या है? मैम सामाजिक न्याय है कि जो वनरेबल वर्ग हैं उनके साथ अगर कोई भेदभाव हो रहा हो और साथ ही साथ किसी के भी साथ भेदभाव हो रहा हो तो उनको एक न्याय मिले, वही समाज। ठीक है, और सोशल सिक्योरिटी क्या है? सोशल सिक्योरिटी मैम जैसे वापस से जैसे कोई बूढ़ा हैं, विकलांग हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, उनके लिए जो सुरक्षा का उपाय किया जाता है, और या तो वो आर्थिक रूप से हो या किसी और माध्यम से उसको समाज। ठीक है, तो अभी भारत में गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी देने की चर्चा भी चल रही है। जी मैम। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा कैसे प्रदान की जा सकती है? मैम हाल में ये जो न्यूज आया है वो जो डिलीवरी का टाइम फिक्स किया गया था उसके कारण हो रही दुर्घटनाएं, इन सब के कारण ये शब्द आया है। और उसमें जैसे उनको अभी ESIC या PF से जोड़ा गया है,
तो उनको एक तरह से सुरक्षा देने के लिए, चूंकि वो जल्दबाजी में अपना डिलीवरी देने नहीं, जाते वो तो थे। हो गया, और आप बताइए और क्या किया जा सकता है। और मैम जैसे असंगठित क्षेत्र के मजदूर के लिए एक अधिनियम आया था 2008 में, तो उसमें उनको शामिल किया गया था कि उनकी भी न्यूनतम जो मजदूरी है या कार्य के घंटे हैं इस सबको विनियमित किया जाए। तो अभी न्यूनतम मजदूरी कितनी तय की गई है वर्तमान में? मैम अभी असंगठित क्षेत्र में इस तरह से नहीं तय की गई है, लेकिन कुशल मजदूर, अकुशल मजदूर, इस टाइप सबकी से बताइए अलग अलग। वो मैम राज्य बाय राज्य डिफर करता है। बिहार में बताइए। बिहार में मैम सॉरी मैम अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि इसी तरीके से मनरेगा की जगह पे एक नया बिल आया है, उसका क्या नाम है और उसके क्या प्रावधान है? मैम इसके बदले जी राम जी की आया है। फुल फॉर्म बताइए उसका। सॉरी मैम अभी कोई बात नहीं। और उसमें क्या प्रावधान है? उसमें मैम मनरेगा में और जी राम जी में जो मेन डिफरेंस है मैम, वो पहले 100 दिन का रोजगार का गारंटी था, इसमें मैम 125 दिन का किया गया है। और साथ ही इसमें 60 दिन का एक ब्रेक का बात किया गया है। जैसे बिहार जैसे राज्य में जैसे मानसून के समय कृषि आधारित राज्य है, तो उस समय कुछ दिन में जैसे सब लोग कृषि में भी अपना वो कर सकते हैं, इस कारण से। तो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं विपक्षी दल? मैम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि एक तो इसमें जो वित्तीय स्वायत्ता का बात है उसमें कुछ चेंजेज आया है, मुझे इसका अभी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है आपको। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि बिहार की जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं उनमें बेरोजगारी और यहाँ से पलायन, ये दो चीज़ें दिखती हैं। कहा जा रहा है कि वर्तमान सरकार ने इस दिशा में बहुत सारे कार्य किए हैं कि पलायन रुके। तो पलायन को रोकने के क्या क्या प्रमुख प्रयास वर्तमान सरकार द्वारा किए गए हैं? मैम पलायन को रोकने के लिए सबसे पहले तो रोजगार सृजन का काम जो सरकार के द्वारा किया गया, इसमें सबसे बड़ी भूमिका जीविका, जिसके माध्यम से अभी लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं उसमें कार्यरत हैं। और उसके अलावा जो उद्योग के लिए उद्यमी योजना या फिर कई तरह का जो स्टार्टअप योजना, ये सब इथेनॉल प्रमोशन, ये सब योजना लाई गई है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी बनाए गए हैं, उसमें क्या सिखाया जा रहा है? उसमें मैम जैसे जिस भी स्तर की पढ़ाई की है, जैसे अगर कम पढ़ी हैं तो मैम जैसे उनको सिलाई बुनाई का काम सिखाया जा रहा है। जो 12th पास हैं, ITI किए हुए हैं, उनको टेक्निकल अभी सरकार ने कहा है कि जिन महिलाओं को 10,000 रुपए मिले थे, अब उनके खाते में 2 लाख रुपए भेजे जाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें तय की गई। वो शर्तें क्या हैं? मैम इसमें एग्जैक्ट अभी आप याद नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं है। आप मुझे ये बताइए, आपको क्रिकेट देखना पसंद है या खेलना पसंद है? मैम दोनों पसंद है। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? मैम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कितनी क्षमता है उसकी? मैम 1,25,000। ठीक है, तो उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है? भारत में जी जयपुर में। मैम एग्जैक्ट नाम नहीं मुझे जयपुर में जी। जो बिहार के पास कितने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है? मैम बिहार में एक मोइनुल हक स्टेडियम है जो कि पटना में ही स्थित है। इसके अलावा अभी राजगीर में एक स्टेडियम बनाया गया है। उसकी क्षमता कितनी है? अभी मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। गांधी जी क्या किसी लेबर मूवमेंट से जुड़े हुए थे क्या? सर एक समय में उन्होंने 1900 मूवमेंट में 29-30 के आसपास, मुझे 1918 में अहमदाबाद। सर वो मिल हड़ताल में सर। हाँ, उसमें वो नेगोशिएट करने गए थे ना? जी सर। क्या था पूरा मामला? वो स्ट्राइक थी इसलिए? सॉरी सर, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। क्या सुभाष चंद्र बोस भी किसी लेबर यूनियन से संबंधित थे? बिहार के ही किसी लेबर यूनियन से संबंधित थे? सॉरी सर, इसका भी मुझे जानकारी 8-9 सालों तक उन्होंने अध्यक्षता की है एक लेबर यूनियन की, बिहार के ही किसी लेबर यूनियन की, उस समय के बिहार के पार्ट का। सॉरी सर, जानकारी ठीक है। अभी लेबर कोड्स जो सरकार लेके आई है जी, इस पर ट्रेड यूनियंस की कुछ आपत्तियां हैं। किन किन मामलों पर आपत्तियां हैं उनको? सर अभी जो लेबर कोड आया है सर, इसमें सर ट्रेड यूनियन का जो एग्जैक्ट आपत्ति है सर, जैसे नए रूल्स भी आए हैं उसमें, जैसे ग्रेच्युटी वाला है, तो ग्रेच्युटी के लिए सर पहले 5 साल मिनिमम वो काम करना तो उसमें तो अच्छा ही काम हुआ है, उसमें किसी को क्या आपत्ति होगी? अब तो उसकी सर राशि नहीं बढ़ाई गई है सर, उसकी राशि सर अभी भी उतनी ही रखी गई है। लेकिन इतनी तो फ्लेक्सिबिलिटी हुई ना कि अब 1 साल के बाद ही ग्रेच्युटी मिलनी शुरू हो जाएगी। जी सर। आपत्ति तो दूसरी चीज़ों को लेके है ना? और सॉरी सर, अभी मुझे नहीं सर। ठीक है। कुछ चीज़ों को लेके दुनिया में एक China+1 की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है,
या ऐसा बोला जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर है अब वो चाइना +1 की स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, क्या है ये? सॉरी सर, अभी मैं ये नहीं पढ़ा है। क्रिटिकल रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं? जी सर, मुख्य रूप से सर ये सभी कंडक्टर इंडस्ट्री में सर यूज होता है। जैसे लिथियम है और कॉपर है, ऐसे एलिमेंट सर जो चिप निर्माण वगैरह में यूज होता है। तो इनका ऐसा नाम क्यों है, कुछ खास वजह है क्या? सर ये तो सर नाम में ही सर देख सकते हैं कि बहुत रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्यों है, ये रेयर है इसलिए? हाँ सर, ये भी सर एक वजह हो सकती है सर, मुझे एग्जैक्ट क्या इसका पीरियोडिक टेबल से भी कुछ संबंध है? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर। भारत की अपनी एक नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है। जी सर। क्या है ये? सर ये है कि उसमें 6 मिनरल्स हैं, उसका 6 सर नहीं है, उसमें तो 30 है। अच्छा सॉरी सर, शायद बिहार में सर 6 का उसमें वो हुआ है, वो तो आवंटन नेशनल हुआ है। मिशन है, वो तो राष्ट्रीय स्तर पर है। हाँ सर, उसमें अलग अलग जगह सर अलग अलग ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, जिसमें सर उनका अन्वेषण वगैरह के लिए काम किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 30 मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स की श्रेणी में रखा है। जी सर, अभी मैं सर ठीक है, क्रिकेट खेलना आपको खेलते हैं या देखते हैं? सर दोनों सर। दोनों कर लेते हैं जी। ये क्यों होता है कि कुछ खास खेलों में रेड बॉल का यूज़ करते हैं, कुछ खास में वाइट बॉल्स का, और अब तो पिंक बॉल का भी? अलग अलग बॉल्स की क्या रिलेवेंस सर है? जैसे वो विजिबिलिटी के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे पिंक बॉल है सर, वो डे नाइट क्रिकेट में यूज करते हैं, और जो वाइट बॉल है सर उसको सर जो वनडे या T20 होता है उसमें यूज करते हैं, और जो रेड बॉल है सर उसको टेस्ट क्रिकेट में मुख्यतः जो दिन में होता है उसमें यूज करते हैं। क्या खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर भी फर्क पड़ रहा है? कुछ खिलाड़ी बोले जा रहे हैं कि ये वाइट बॉल के एक्सपर्ट हैं, कुछ रेड बॉल में ज़्यादा अच्छे करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? सर जो रेड बॉल क्रिकेट है सर, उसमें सर एक तरह से पेशेंस चाहिए और टेक्निक जो है वो होना ही चाहिए। वाइट बॉल में सर चूंकि ये सर छोटा फॉर्मेट का गेम है, तो सर उसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर आते हैं जो पावर हिटिंग करते हैं, जिसमें चूँकि गेंद जो होती है सर वो कम उपलब्ध होती है, उसमें कम गेंद में सर जो ज़्यादा रन बनाना होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू। सर आइए, बैठिए। अभी आपके इंटरव्यू में लगभग 28-29 दिन है। जी सर। तो क्या लग रहा है आज के अभ्यास से, कहाँ आपकी तैयारी में कमी दिख रही है? सर एक्चुअली सर मैं अभी घर पे था, मैं अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया हूँ सर इंटरव्यू के लिए, और मुझे अचानक सर कल शाम में ही कॉल आया कि कल सुबह ही आना है। तो आपको आपने ब्लॉक किया था जी के लिए ना? सर पिछला बार भी सर हुआ था, लेकिन वो कैंसिल हो गया था, तो कल शाम तक सर कंफर्मेशन नहीं आया था। तो ओके, तो आपको लगता है 2-4 दिन के बाद बुलाया जाता तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता? सर मैंने बात भी की थी सर, जो 10 दिन बाद मेरा लिया जाए, तो उन्होंने बोला कि अभी अवेलेबल नहीं है। ओके, ठीक है। मतलब अब आज की स्थिति में क्या क्या लग रहा है कि तैयारी करनी पड़ेगी? मोस्टली चीज़ तो सर पढ़ना ही पड़ेगा अभी, जैसे मैम पूछिए, आप पूछे, सर पूछे। हाँ, चूँकि देखिए ज़्यादातर वो 2 तरह के विषयों पर, 3 तरह के विषयों पर सवाल पूछ रहे हैं, जो कि अवश्य तैयार करना चाहिए। बाकी तो इंटरव्यू बोर्ड में कुछ भी पूछ सकते हैं। एक तो जो पढ़ाई आपने ग्रेजुएशन में की है, जी सर, और वो बहुत उपयोगी पढ़ाई है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आज के युग के हिसाब से, आज की जो हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है, उसके लिए बहुत उपयोगी कौशल है वो। तो वो अगर कौशल के साथ आप प्रशासन में आएंगे तो प्रशासन को भी बहुत मदद मिल सकती है। लेकिन वह कौशल किस हद तक आपने संजो के रखा है, कितना सीखा है और कितना बचा के रखा है, ये वो जांचना चाहेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ तकनीकी कॉन्सेप्चुअल सवाल भी पूछ सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ भारत सरकार की और बिहार सरकार की नीति है, कार्यक्रम है, और अभी तक की जो उपलब्धियां हैं, ये भी पूछ सकते हैं। और क्या क्या चुनौतियां हो रही हैं, सरकार निरंतर प्रयासरत है, फिर भी प्रगति उस गति से नहीं हो रही जिस गति से आकांक्षा है। ये तो एक सामान्य घटना होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं इस इंडस्ट्री को उड़ाने में, ठीक है। और इसी संदर्भ में क्रिटिकल मिनरल और क्रिटिकल एलिमेंट्स वगैरह के सवाल पूछ सकते हैं। और उसमें मामले में चीन और अमेरिका के बीच जो तनातनी चल रही है व्यापार को लेकर, भारत में हाल फिलहाल में बहुत सारे स्रोत उसके ढूंढ निकाले गए हैं। तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो आपने पढ़ा है, उसके इर्द गिर्द जितना भी नीतिगत और कार्यक्रम के संरचना है,
वो पढ़िए। एक्सपोर्ट भी हम काफ़ी करने लग गए हैं पिछले कुछ वर्षों में, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो दो तरफा व्यापार उसमें हो रहा है। अब न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से और यूरोपियन यूनियन से, ओमान से, तो ओमान से तो नहीं लेकिन बाकी इन जो 3 देश हैं उनसे हमने नया जो व्यापार समझौता किया है उसका काफ़ी असर पड़ेगा इस उद्योग पर। ठीक है, तो उस IR के संदर्भ में भी उसको संदर्भित करके पढ़िएगा। एक तो ये डोमेन हो गया आपका। दूसरा है कि चूँकि आपने लेबर एंड सोशल वेलफेयर ले रखा है, तो अभी श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए जो पूरी संस्थागत व्यवस्था है, जिसमें कि कानून भी आता है, जिसमें कि संस्थाएं भी आती हैं, नीतियां और कार्यक्रम भी आते हैं, उससे भी वो उम्मीद रखेंगे कि आप अवगत हों। और उसी संदर्भ में कि बिहार सरकार श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए या केंद्र सरकार जो कानून बनाती है या जो न्यूनतम मजदूरी तय करती है वो किस कानून के तहत करती है, नरेगा वाला न्यूनतम मजदूरी क्या है और बाकी के लिए क्या है। अभी तो न्यूनतम मजदूरी में भी द्वैत है ना, नरेगा वाला न्यूनतम मजदूरी अलग होता है, अब उसी में जी राम जी एक नया कानून आ गया है, उसमें भी कुछ न्यूनतम मजदूरी का उल्लेख है कि नहीं है, ये जानना चाहेंगे कि आप उससे कितना अवगत हैं। और फिर जो शहरी श्रमिक होते हैं, कुशल अलग अलग न्यूनतम मजदूरी होता है। तो चूँकि आपने वो विषय पढ़ा है और ये सब जरूर टॉपिक आए होंगे आपके विषय में। जी सर, एक्चुअली सर मैं काफ़ी दिनों से पढ़ रहा हूँ, तो LSW जैसे 2-3 साल से पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल क्वालिफाइंग हो गया है और ऑब्जेक्टिव हो गया है। ठीक बात तो है। मैं अभी उसका प्रिपरेशन करूँगा सर। लेकिन ठीक है, उनको बहाना तो है। जी सर। तो एक दूसरा डोमेन LSW आपका हो गया। जी सर। तीसरा है एक सामान्य जानकारी कि भाई बिहार सरकार विकास के विभिन्न तरह के जो प्रयास कर रही है, चाहे सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, सामाजिक बुनियादी ढांचा जिसमें चिकित्सा, स्वच्छता सेवा, शिक्षा सेवा, कौशल विकास, ये सब आता है। आर्थिक बुनियादी ढांचा जिसमें कि आपका वो सड़क, बिजली, संचार, ये सब चीज़ें आती हैं। उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम केंद्र सरकार भी चला रही है, राज्य सरकार भी चला रही है जी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और उसके लिए बजटरी एलोकेशन भी होता है, उससे पता लगता है कि सरकार कितनी प्राथमिकता किस को कार्य को दे रही है। तो उसको चूँकि बजट की चर्चा लगातार चलती रहेगी संसद में भी पूरे महीने और विधानसभा में भी चलती रहेगी, तो उससे संदर्भित करके बजट के प्रेफरेंस को लेकर और जो कार्यक्रम चल रहे हैं, और इसमें जो हमारी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, जैसे कि पिछले 10-15 वर्षों में बहुत सारे पुल बने हैं जी। ठीक है, इसके चलते जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का भौगोलिक विभाजन था, जो कि एक नैसर्गिक था, उस विभाजन को हमने काफ़ी हद तक पाटा है। ठीक है, अब एक और विभाजन है, नदियों के दो तरफ बाढ़ से लोग ग्रस्त रहते हैं उत्तर भारत में, कोसी के भी इधर उधर, गंडक के भी इधर उधर, तो उसके लिए रिवर लिंकिंग के बारे में चर्चा चल रही है, उस पर भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये सब करेंट अफेयर्स की चीज़ें जो है जिसमें कि हर तरह के आयाम आ जाएंगे। एक चौथा डोमेन जिसको अलग से, हालांकि वो तीसरे का ही सबसेट है, लेकिन उसको अलग से देखिए कि बिहार के जो व्यक्ति हैं उन्होंने अपने विभिन्न क्रियाकलापों में काफ़ी अच्छी उपलब्धियां दर्ज की है, और एक मूल कर्तव्य ही है जिसमें लिखा है कि हर नागरिक को अपने कार्यक्षेत्र के उत्कृष्ट स्तर पर पहुंचने का प्रयास करना है। तो बिहार के लोगों ने इस मूल कर्तव्य को पूरा करने के लिए क्या हासिल किया है, इसके लिए बिहार के कुछ मेजर अचीवर्स हैं जो प्रशासन में, राजनीति में, संगीत में, खेल में, सामाजिक कार्यों में, व्यवसाय में, तो उस तरह के व्यक्तियों पर भी निगाह रखिएगा, कभी कभी वो भी पूछ लेते हैं। ठीक है, उसी संदर्भ में होगा कि अभी अलग अलग विभागों के मंत्री कौन हैं, महिला मंत्री कितनी हैं, महिला विधायक कितनी हैं, पार्षद कितनी हैं, ये सब। ठीक है, तो मोटे तौर पर ये 3 या 4 डोमेन पे फोकस करना है। आपकी तैयारी अच्छी दिख रही है, आप एक सिंसियर विद्यार्थी लग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप जिस परिवेश में जहाँ भी रहें, जैसे गुवाहाटी की जितनी बात आप जानते हैं वो भी ठीक है, हालांकि उसमें और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन इतना कम से कम अवगत है, ये अच्छी बात है। और जो हम लोगों ने लेबर के बारे में पूछा, चाहे हेलो वगैरह, तो एकदम आप ब्लैंक नहीं है, कई लोग तो ब्लैंक हो जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। कम से कम आपको पता है कि 6 ऑर्गन हैं, अच्छा रहता है कि 6 का नाम भी ध्यान रहता है। तो उस तरह के जो गैप्स कहीं कहीं दिख रहे हैं उसको पूरा करना है, लेकिन चूँकि तैयारी आपकी अच्छी है तो आप एक अच्छे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माने जाएंगे। और आपको हम लोग जनरली 2 ब्रैकेट में एस्पिरेंट्स को देख रहे हैं,
कि टॉप स्कोर ब्रैकेट में कौन है, जिसको हम 80 से ऊपर देखते हैं, 105, 10 जो भी हाईएस्ट जाता है, और मीडियम ब्रैकेट में कौन है। जो इंटरव्यू दे रहा है लो ब्रैकेट में तो कोई नहीं है जी। तो जो भी 60 से 80 के बीच में हम मान रहे हैं कि मीडियम ब्रैकेट में। अब 60 से नीचे अगर कोई जाता है, अभी तक तो कोई नहीं गया हमारी निगाह में, तो हम मानेंगे कि ये रेस के बाहर है। ठीक है, तो आप टॉप ब्रैकेट में हैं, आप मुझे लगता है कि 80 से 95 के बीच में बहुत आसानी से कोई स्कोर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा काम करना होगा। लिबास आपका ठीक है, टाई की गांठ थोड़ी ढीली पड़ रही है। सर ये भी सर मैं आज बांधा ही नहीं, पहले से ही बांधा था, वही पहन के आया हूँ। हाँ, फिर भी बटन बंद कर लेना चाहिए ऊपर का, उसको थोड़ा सा। चुस्त दुरुस्त रहने की एक मानसिकता प्रशासक में होनी चाहिए कि जो भी करेंगे चुस्त रहेंगे, कपड़ा भी पहनेंगे, चलेंगे भी तो उसी तरीके से चाल होगी, बैठेंगे, नज़रें मिला के कॉन्फिडेंटली बात करेंगे, वो सब चीज़ें ठीक लग रही हैं। सौम्य है, आप विनम्रता से बात कर रहे हैं। आवाज़ का स्तर थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए तो चलेगा। हाँ सर, इसका पूछना भी था मुझे सर कि वॉल्यूम बढ़ाना है या नहीं। थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा तो अच्छा है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और एक सर क्वेश्चन है मेरा, एक्चुअली मैं अभी जॉब में भी हूँ सर। तो वो बताना चाहिए था ना, आप लोग पूछे नहीं तो सर मैं बताया नहीं। अरे परिचय जब कहा जाता है कि परिचय दीजिए, परिचय सर पूछे नहीं। तो जब मैंने कहा कि 2018 में पास किए, क्या किए, तो वहीं पर बताना चाहिए कि सर, आपने तो कहा प्लेसमेंट में बैठा नहीं, वहीं पर बताना चाहिए कि सर मैं प्लेसमेंट में तो नहीं बैठा, लेकिन फिलहाल मैं ये काम कर रहा हूँ। सर अभी सर मैं जैसे कमिश्नर ऑफिस जो डिविजनल ऑफिस है यहाँ बगल में ही है सर, गांधी मैदान के पास, उसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ। एसओ आप हैं, कितने साल से हैं? सर 2 साल से सर। 2 साल से, मतलब 2023 में ज्वाइन किया? 24 में सर। ठीक है, 24। हाँ, तो वो फिर इस पे भी सवाल आएगा। जिस विभाग में आप हैं उस विभाग में चूँकि 2 साल से हैं, ट्रेनिंग भी पूरी हो गई होगी, तो उम्मीद की जाएगी कि आप उसके कार्यों से अवगत हैं, जो लेटेस्ट मूव चल रहे हैं उसकी भी तैयारी। तो खैर आपका तैयारी होगा, लेकिन फिर भी आप लोग के दिग्दर्शिका आती है विभाग की एक, जी, पता नहीं आपको लाइब्रेरी में होती है, कभी कभी टेबल पर रखी रहती है, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। मिशन कर्मयोगी तब आपको देख के जाना पड़ेगा। ठीक है। और कुछ? सर एक मेरा क्वेश्चन था, मैं पहले भी सर 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ, तो सर मेरे से दोनों बार सर ये क्वेश्चन हुआ था कि जो आप क्यों आना चाहते हैं वहाँ से। उस समय मैं जॉब में नहीं था सर। तो जैसे मेरा आंसर अगर ये रहता है कि जो कि सच्चाई है, मतलब उसमें मैं बता नहीं रहा हूँ, जो चूँकि वहाँ सर मोनोटोनस टाइप का जॉब था सर, तो उसी कारण से मैं उधर नहीं गया। और साथ में जैसे बचपन से ही मतलब सुनते आते हैं कि यहाँ बहुत अच्छा काम करने को मिलता है, जो सोशल रेस्पेक्ट है वो मोस्टली इधर देखने को मिलता है, वर्क डाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो वही सब मैं बोल रहा हूँ सर। वो अभी बोलना देखिए, इसके लिए एक बहुत बुनियादी चीज़ ज़्यादातर लोग पता नहीं क्यों नहीं ध्यान रखते। पर्सनल मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे, कार्मिक प्रबंधन, तो उसमें स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के किसी भी कार्य को करने के पीछे मुख्यतः 3 ही प्रेरणाएं हो सकती हैं। जी, ठीक है, सारी प्रेरणाओं का समेट के 3 जगह है। एक तो ये कि क्या उस कार्य से उसको आंतरिक संतुष्टि, आत्मिक संतुष्टि मिलती है तभी वो टिकेगा लंबे समय तक। दूसरा, वो माना जाता है कि वो सोल है, लॉन्ग टर्म फाइनल गोल वही होता है। दूसरा होता है कि क्या उस कार्य को करने से समाज में उसकी थू होती है कि इज्जत बढ़ती है। कई लोग अपराध नहीं करते, गलत काम क्यों नहीं करते? क्योंकि सामाजिक क्षति, प्रतिष्ठा की हानि होती है, और एक सोशलाइज्ड ह्यूमन बीइंग के लिए एक बहुत बड़ा ये फोर्स होता है। तीसरा होता है कि वो कबीर का जो दोहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साथ, कि भौतिक जीवन आरामदायक हो, सुखमय हो, अपना भी और अपने ऊपर जो निर्भर बाकी लोग हैं, चाहे माता पिता हो, पत्नी बच्चे हो, भाई बहन हो, जो भी डिपेंडेंट हैं, जिसके प्रति एक नैतिक दायित्व का बोध रहता है इंसान में, उनका भौतिक जीवन रहे। ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि प्रशासनिक कार्य एक ऐसा कार्य है जिसमें आत्मिक संतुष्टि भी मिलती है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलती है, और जीवन यापन के लिए भी पर्याप्त संसाधन मिल जाते हैं। बहुत सारी प्राइवेट नौकरियों में पैसे खूब मिलते हैं जी, सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो जाती है, लेकिन थोड़े समय के लिए संतुष्टि भी मिलती है। नया कार्य शुरू किया, लेकिन चूंकि डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन पर आधारित वो कार्य होते हैं। आपको लेबर सोशल वेलफेयर के सिद्धांत को पढ़ना है कि जब हम श्रम विभाजन करते हैं और विशिष्टीकरण को बढ़ावा देते हैं, तो एक व्यक्ति को कहते हैं कि एक ही काम बार बार कर, उसी से तकनीकी कार्य कुशलता बढ़ती है।
लेकिन जब वो व्यक्ति एक ही कार्य को बार बार करता है तो उस पर चार्ली चैपलिन की बड़ी व्यंग है मॉडर्न टाइम्स कि वो मशीन का पुर्जा बन जाता है, इंसान नहीं रह जाता, जिसको आप मोनोटोनी कह रहे हैं। इसीलिए निजी क्षेत्र के कार्यों के मुकाबले प्रशासनिक कार्यों को ज़्यादातर लोग पूरे वर्ल्ड में तरजीह देते हैं, खाली इंडिया में नहीं, अमेरिका जैसे ताकत के विकसित देशों में भी। इसलिए ट्रंप के प्रशासन में प्रवेश करने के लिए लोगों में होड़ मची रहती है। अब सोच लीजिए टेस्ला के मालिक को पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिष्ठा की भी कोई कमी नहीं, फिर भी वो क्यों चाहते थे कि वो प्रशासन में आ जाए? क्योंकि वही रॉकेट भेज भेज के तंग आ गए। इसमें डाइवर्सिटी है। तो ये बात कहिए, फ्रैंकली कहिए कि प्रशासनिक कार्य में संतुष्टि बोध इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें विविधता है, समाज से सीधे संपर्क करने का, जुड़ने का मौका मिलता है, प्रतिष्ठा भी है, और उसको दूसरे तीसरे को आराम से साथ में बोल दीजिए कि सामाजिक प्रतिष्ठा भी है, जिसका लाभ मेरे माता को भी मिलेगा, पिता को भी मिलेगा। भाई माँ बाप को गर्वान्वित करना भी तो व्यक्ति का एक नैतिक दायित्व है, उसमें शर्म करने की कोई बात नहीं कहने में। तो बेहिचक इस सब को कह दीजिए, बाकी कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। ठीक ठीक, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।